हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने संविधान के निर्माण के बारे में बात की थी, संविधान के स्रोत के बारे में बात की थी। आइए हम आज तीसरे वीडियो लेक्चर में संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है मित्रों, ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको अधिकांश अभ्यर्थी या तैयारी करने वाले जो प्रिय दोस्त हैं वो इसको छोड़ देते हैं या फिर इसको बहुत हल्के में लेते हैं, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं और जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तब उनको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं और वो इतने आसान और इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि इजी होने के बावजूद भी वो उनको छोड़ देते हैं। तो आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में उन संबंधित पहलुओं को देखेंगे, उन सभी पक्षों को देखेंगे जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें हमारा एग्ज़ाम पास करना है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा एग्ज़ाम पास करना है। उस दृष्टि से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखने का प्रयास करते हैं और मैंने लगभग सब उन चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको आपने बहुत तरीके से, बहुत ढंग से नोट करके अगर तैयार कर लिया है, समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर संविधान की प्रस्तावना से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको मैंने समझने के दृष्टिकोण से दोस्तों एक फ्लो चार्ट के अंदर डिवाइड किया है, एक फ्लो चार्ट में बांटा है। इसमें हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है, यानी संविधान की प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है ये देखेंगे। उसके बाद हम संविधान के अधिकार का स्रोत देखेंगे कि प्रस्तावना के अंदर संविधान के अधिकार का क्या स्रोत दिया है, यानी संविधान अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाता है, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए पीछे किसका सपोर्ट है, कौन उसको शक्ति प्रदान करता है। अगली बात हम देखेंगे कि भारत की प्रकृति कैसी है, यानी प्रस्तावना के अंदर भारत की प्रकृति की एक गाइडलाइन है, एक झलक है कि भारत अमुक देश है, वो इस प्रकार का है जिसके बारे में प्रस्तावना में बात की गई है। अगला हम देखेंगे कि संविधान के उद्देश्य क्या है, यानी प्रस्तावना के अंदर ही संविधान के उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं कि जिस संविधान की बात प्रस्तावना कर रही है उस संविधान के उद्देश्य क्या है, किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं वो संविधान करने वाला है। अगला हम देखेंगे कि संविधान के लागू होने की तिथि कौन सी थी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि विभिन्न मत कौन से हैं, यानी विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने, विभिन्न संविधानविदों ने भारत की प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा है। कई बार दोस्तों देखने में आता है कि एग्ज़ाम के अंदर एक किसी संविधानविद या राजनीतिक विचारक का एक कोटेशन आ जाता है और नीचे उसमें विभिन्न ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में ये किसने कहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है या फिर संविधान की आत्मा किसने कहा है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित वाद कौन से हैं, यानी कई केसेस ऐसे उभर कर सामने आए हैं जिनमें ये प्रश्न उठा कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए। क्या जो अनुच्छेद 368 है जिसके द्वारा संसद को ये अधिकार है कि वे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो क्या संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ हम देखेंगे। दूसरा जो ये दोनों मामले देखेंगे। इसके बाद संविधान में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। संविधान का स्रोत, सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान का स्रोत
जो है उसमें ही हमने देखा था कि प्रस्तावना का स्रोत कौन सा है। तो प्रस्तावना का स्रोत, सबसे पहला स्रोत है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, हमने स्रोत में पहले ही देखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से जो है प्रस्तावना के बारे में हमें बात मिलती है, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको ही हूबहू प्रस्तावना में शामिल किया गया था। दूसरा है अमेरिका का संविधान। हमने संविधान के स्रोत के बारे में देखा, उसी टाइम हमने देखा था कि अमेरिका के संविधान से संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया है। क्या लिया गया है? विचार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग, इस प्रकार का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना में लिया है। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संविधान की प्रस्तावना की क्या ली है? भाषा ली है। तो विचार और भाषा, हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिका के संविधान से हमने विचार लिया है प्रस्तावना का, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने भाषा ली है। नेक्स्ट आता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है। तो दोस्तों एक बात हमें यहाँ पर समझनी होगी कि संविधान बनाया किसके लिए गया है। संविधान अल्टीमेटली जनता के लिए ही बनाया गया है, जनता की सहूलियत के लिए ही बनाया गया है। तो जनता ही जो है भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत होगी, है ना। भारत के लोग हैं वो ही क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत है, क्योंकि भारत की जनता ही संसद का निर्माण करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, और वही संसद संविधान में आवश्यक परिवर्तन भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। तो अल्टीमेटली संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संविधान के अधिकार का स्रोत है ना, तो उसमें अगर न्यायपालिका आ जाता है, उसमें भारत के लोग आ जाते हैं, संसद आ जाती है, तो उसमें आप क्या करेंगे? भारत के लोग। तो भारत की प्रकृति की बात अगर हम देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति के बारे में बताया गया है, यानी भारत की प्रकृति किस प्रकार की है। तो संप्रभुता के बारे में बताया गया है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा, यानी भारत अपने लिए निर्णय स्वयं लेगा, वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। तो संप्रभु प्रकार का भारत देश है। इस प्रकार भारत की प्रकृति के बारे में बात की गई है। समाजवादी, दूसरी बात है समाजवादी। संविधान की प्रस्तावना में जो भारत की प्रकृति है वो संप्रभुता से संबंधित है, यानी भारत किस प्रकार का देश है? संप्रभु है। दूसरा है समाजवादी। हमने दोस्तों जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ का समाजवाद है वो मार्क्सवाद से प्रभावित समाजवाद है, जिसमें मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग में वर्ग संघर्ष की बात देखने को मिलती है। इस प्रकार का समाजवाद है। जबकि जो भारत में समाजवाद है दोस्तों वो नेहरू जी के विचार पर आधारित है, और नेहरू जी ने समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए जो उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकारी नियंत्रण और प्लस कुछ मात्रा में निजी नियंत्रण, यानी हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए जो है सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार का लोकतांत्रिक समाजवाद है, उसको हमने अपनाया है। अगला है दोस्तों पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष से मतलब ये है कि भारत का जो राज्य है, भारत राज्य है, इसकी धर्म को लेकर के विचारधारा ये रहेगी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी राज्य अपनी तरफ से किसी भी धर्म को राज्य का धर्म घोषित नहीं करेगा, और सभी धर्मों को बराबर बढ़ावा देगा। यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है
कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में मामूली सा अंतर है। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, है ना। धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य धर्म से बिल्कुल तटस्थ रहेगा, राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं है। जबकि भारत में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। पंथ निरपेक्षता का आशय यह होता है दोस्तों कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों की उन्नति के लिए प्रयास करेगा। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जो हज यात्रा होती है उसके लिए भी राज्य तीर्थ यात्रियों के लिए फैसिलिटीज़ या उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी 4 धाम यात्रा के बारे में भी राज्य है वो सब्सिडी की या उनकी सुविधाएं की बात करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राज्य है वो सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। अपने यहाँ पर जो है भारत की प्रकृति किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी हमारे देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचित होगा। हम अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर क्या राजशाही भी है और लोकतंत्र भी है। तो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है यानी वहाँ जो है राजशाही विद्यमान है, यानी एक राजा के बाद दूसरा राजा, तीसरा राजा, इस प्रकार से वंशानुगत राजशाही वहाँ पर है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति है, सबसे सर्वोच्च पद है, वो निर्वाचित होता है, यानी वो वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचन के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। तो भारत की प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य क्या है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है न्याय। न्याय भी वापस दोस्तों 3 प्रकार का न्याय हमारे संविधान में हमें देखने को मिलता है, सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हम आगे चल के जब संविधान की नेक्स्ट वीडियोज आएंगे, नेक्स्ट क्लासेज आएंगे, उनके बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान में इसको शामिल किया गया है। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में उत्पादन के साधनों पर राज्य इस प्रकार का नियंत्रण रखेगा कि सभी लोगों को बराबर उनके लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके, है ना। समाज में कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं हो। दूसरा आर्थिक न्याय, यानी सभी को रोजगार के साधन उपलब्ध हो, आय के साधन सभी के पास हो, सभी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती उनकी राज्य व्यवस्था करेगा। राजनीतिक न्याय के तहत है कि कोई भी व्यक्ति एक राज्य द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया, संविधान द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तो वह चुनाव लड़ सकता है, मत दे सकता है। यानी राजनीतिक दृष्टि से भी कोई भेदभाव का जो है प्रणाली नहीं होगी, यानी भेदभाव रहित जो है अपना देश होगा। स्वतंत्रता की बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम मूल अधिकार में विभिन्न स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, उनके बारे में हम देखते हैं। वो जो है हमें प्रदान किया गया। समता, विभिन्न प्रकार की समानताएं जो है संविधान ने मूल अधिकारों में हमें दी है, इसकी बात हमें किस में, प्रस्तावना में मिलती है। बंधुत्व की बात हमें प्रस्तावना में मिलती है। तो संविधान के उद्देश्य की हम बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इस प्रकार के उद्देश्य जो है संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में हमें मिलते हैं।
लागू होने की तिथि की बात करें तो संविधान के लागू होने की तिथि दोस्तों है 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष, अगर किसी एग्जाम में विक्रम संवत के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, है ना। तो ये तिथि जो हिंदी की तिथि है, हो सकता है एग्जाम में इस तरह से पूछ ले, तो 26 नवंबर 1949 के साथ मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसको भी हमें याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम संविधान के विभिन्न वाद के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये मुद्दा सामने आया कि क्या संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो सबसे पहले बेरूबारी संघ मामला जो है सामने आया 1960 में। बेरूबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो मामला आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, 1973। इसमें 13 जजों की जो बेंच बैठी थी सबसे बड़ी, और उसने ये निर्णय दिया कि जो है संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और केशवानंद भारती जो केस था दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई है वो था संविधान का मूल ढांचा, है ना। संविधान के मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती केस में ही सामने आया था। तो मूल ढांचे की संकल्पना कौन से वाद में आया था, तो वो केशवानंद भारती वाद में आया था। और इस वाद के अंदर प्रस्तावना के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, और प्रस्तावना में मूलभूत ढांचे यानी संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मूलभूत ढांचे के अलावा संसद है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसके बाद फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, और उसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको दोस्तों एक बार आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार उसमें हूबहू आपको लैंग्वेज उठा के और दे दिया जाता है कि इसका सही क्रम बताइए। इस प्रकार के प्रश्न RS प्री में और विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इस तरह की जो लैंग्वेज है हम संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। तो उसको पूरी को एक बार आप नोटबुक में नोट करके और अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो वो आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो अब वर्तमान स्थिति यह है कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, और जो संसद है वो
प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचा कौन सा होगा? तो मूल ढांचा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न वाद है अलग अलग, उनके बारे में मूल ढांचे की संकल्पना निकल के आती है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विभिन्न प्रकार की समानताएं और न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस तरह से विभिन्न जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाद दिए हैं, विभिन्न निर्णय दिए हैं, उनके माध्यम से ही हमें पता लगता है कि मूल ढांचा संविधान का कौन सा है। जबकि संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि संविधान के मूल ढांचे में ये टॉपिक शामिल होंगे, लेकिन विभिन्न जो निर्णय आए हैं न्यायालय के, उसके अंदर हमें मूल ढांचे के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दोस्तों कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने या संविधानविदों ने विभिन्न मत दिए हैं। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कई बार एग्ज़ाम में सीधा आपको कोटेशन दे दिया जाता है कि ये बात किसने कही है। तो सबसे पहली जो बात है दोस्तों वो है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है? उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा यानी मत, संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उनको संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो अगर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं आकर के संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो किसने कहा है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। और संविधान की मूल आत्मा B.R. अंबेडकर ने किसको कहा है? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो किसको कहा है? जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है ना, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, यानी कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षार्थ सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। ठीक है, तो उसको B.R. अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। लेकिन अगर संविधान की प्रस्तावना को मूल आत्मा किसने कहा है, तो ये किसने कहा है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। जबकि K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री K.M. मुंशी। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है, सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका का आधार शिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। उद्देशिका में प्रमुख जो है, इन्होंने अट्टालिका कहा है उसको, है ना। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका में महत्व को रेखांकित करते हुए इन्होंने कहा था कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, यानी संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। ये किसने कहा है?
सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप एक जाने माने संविधानविद है, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने डिटेल से देखा। इन सब चीज़ों को आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपका एक भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मुझे आपका मेरा जो मोटिवेशन है वो मुझे प्रेरित करता रहे कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ और किस प्रकार से इसमें मैं अच्छा काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।